प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। 16 वफाकी और 9 वज़राए मुमलिकत पर मुश्तमिल 25 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। MQM का वफाक और सिंध में ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं, ISPR। कराची में सर्कुलर रेलवे की मंजूरी दे दी गई। शाहजेब कत्ल केस, शाहरुख जतोई और सराज तालपुर को सजाए मौत। चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान का काली आंधी से टकराओ। और भारतीय अदाकारा शिल्पा शेट्टी भी जुए में मुलव्विस। नाज़रीन, इस वक्त लंदन में एक सनसनीखेज मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। इस वक्त 152 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, 7 खिलाड़ी उनके आउट हैं और बिल्कुल ये एक भरपूर कोशिश है पाकिस्तान टीम्स की जानिब से कि बाकी 3 विकेटों को ले लिया जाए। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए, तजज़े के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। सुबह से बात हो रही है, बड़ा सनसनीखेज मैच है, बताइए अब ये सूरत हाल है, क्या देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि इसके ऊपर तो ना मैं अपने तजर्बे की बात करूंगा ना क्रिकेट की बात करूंगा, क्योंकि 3 विकेटें हैं, गो के रन्स भी कम हैं। लेकिन मेरी दुआ है, या मैं एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होने के नाते से मैं सपोर्ट करूंगा अपनी टीम को, दुआ करूंगा अल्लाह की पाकज़ात से कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके के साथ ये मैच जीत जाए, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त फाइट किया पाकिस्तान ने कि 170 रन्स थे और उसमें इतनी बड़ी बैटिंग को अगर 7 विकेटें ले ली हैं तो अभी 3 विकेटें जो हैं टेल की, वो 1 ओवर में भी आउट हो सकते हैं, वो उसमें कोई आउट ना हो और वो रन्स भी कर सकते हैं। गो के ये सारे पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन एक क्रिकेटर होने के नाते से अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान इन पूरी टीमों के अंदर एक चैंपियन टीम जो है ऑन पेपर लगती है। बस एक सवाल आपसे करूंगा, फिर तज्जिया तो जब मैच खत्म होता है बाद में लेंगे भरपूर आपसे। एक स्पिरिट हमें नजर आई है टीम में, इतना कम स्कोर था लेकिन इसके बावजूद एक फाइट बैक किया पाकिस्तान की टीम। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो वाहिद बॉलिंग है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर ये काट है कि एक बॉलर जो है वो 5-5 आउट करने की सलाहियत रखता है। अगर हम ऊपर से भी देखें तो जुनैद खान में वो पोटेंशियल है कि वो किसी टीम को भी आउट करने की सलाहियत रखता है। वहाब रियाज के अंदर उसने प्रूव किया कई मरतबा, और जो हमारा इरफान है वो भी एक जो नया लड़का है उसके अंदर भी ऐसी बात है, और सईद अजमल जो है वो भी टीम को जो है वो रन थ्रू कर सकता है। तो बाकी रही बात कि 170 रन्स इस विकेट के ऊपर इतने बुरे रन्स बिल्कुल भी नहीं थे। कादिर साहब, आपसे जब ये मैच खत्म होता है तो हम तज्जिया लेंगे आपसे, इस पर पूरी सूरत हाल नाज़रीन के सामने रखेंगे। अब हम चलते हैं आज की जो पॉलिटिकल टॉप स्टोरीज़ हैं। एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की 25 रुकनी काबीना से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले इन अरकान में 16 वफाकी वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं। सेनेटर इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना, चौधरी निसार अली खां को वज़ीर दाखिला, कामरान माइकल को वज़ारत कौमी हम आहंगी और सेनेटर परवेज़ रशीद को वज़ारत इत्तलात मिली, जबकि ख्वाजा आसिफ को पानी बिजली और ख्वाजा साद रफ़ी को वज़ीर रेलवे बनाया गया। एहसन इकबाल साहब को प्लानिंग, शाहिद खाकान अब्बासी को पेट्रोलियम और गुलाम मुर्तज़ा जतोई को इंडस्ट्रीज़ का कलमदान सौंपा गया है। इसके अलावा हलफ उठाने वालों में 7 वज़राए मुमलिकत भी हैं, अभी उनके महकमों का ऐलान नहीं किया गया। 2 रखे गए हैं एडवाइज़र, सनाउल्लाह ज़हरी साहब और जनाब फ़ातमी साहब। अब गवर्नमेंट जो है वो सेटल हो चुकी है और आज जो हुकूमत ने अपनी काबीना बनाई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने किन बुनियादों पर मेंबरान को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है और मियां साहब की ये टीम पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से जो हैं उनको निकालने के लिए किस किस्म की मनसूबाबंदी कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में बलीगुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आज इन्होंने वजारत का हलफ भी उठाया। अस्सलाम वालेकुम बलीगुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह साहब। बलीगुर रहमान साहब, ये बताइएगा कि थोड़ा सा हमें बताएं कि जो ये चुना गई टीम चुनी गई मियां साहब ने, तो क्या इससे पहले कोई बाकायदा इंटरव्यूज़ का सिलसिला हुआ, कुछ बात हुई, या आपको बस एक टेलीफोन कॉल आई कि आप वज़ीर बनेंगे? समी साहब, इनमें से कोई भी
शक्ल कोई भी शख्स नया नहीं है पार्टी के लिए। पिछले 5 साल में MNA के साथ साथ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर था, पॉलिटिकल असिस्टेंट टू CM। इसी तरह ये सारी पुरानी टीम है और मियाँ साहब के साथ हमने बड़ा क्लोजली काम किया है, चाहे वो मैनिफेस्टो हो चाहे वो पार्टी के साथ। तो मियाँ साहब को सबकी सलाहियतें मालूम हैं और हमारी टॉप लीडरशिप में मुशावरतें रही हैं और उसके बारे में फ़ैसला किया गया है। और मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें हमसे भी और बाकियों से कंसल्ट भी की गई, लेकिन बहरहाल ये एक मुशावरत के नतीजे में और पिछले तजर्बे के नतीजे में मियाँ साहब ने फाइनलाइज़ किए हैं नाम, और बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट एंड बीइंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी कैबिनेट फाइनलाइज। अच्छा बलीगुर रहमान साहब, ये बताइए, जब आपको ये बताया गया कि आप वजीर होंगे, उसके बाद या उससे पहले कोई मियाँ साहब ने आपसे डिस्कस किया होगा एजेंडा कि किस तरीके से काम करना है, किन किन चीज़ों को सामने रखना है? जी बिल्कुल, ये चीज़ें भी बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो मैं आपको ऐड कर दूं कि वज़राए मुमलिकत के महकमे भी डिसाइड किए जा चुके हैं। एजुकेशन की ज़िम्मेवारी मुझे मिली है, IT की ज़िम्मेवारी अनुशा रहमान साहबा को मिली है, हेल्थ साइंसेज़ की ज़िम्मेवारी साहिरा अफजल तारर को मिली है। इस तरह बाकी वज़राए मुमलिकत के करमदान भी डिसाइड हो चुके हैं और वो कुछ चैनल्स पे फ्लैश भी हो रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक आपने बताया पूछा कि डिस्कशन के हवाले से, तो वो चीज़ भी हमें वाज़ेह है। हमारा इस वक्त ये स्कोप है कि बहुत मेहनत से काम करना है और पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है और उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह, और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान को इस वक्त करंट मसाइल से हम बाहर निकालें। अच्छा, ये कुछ बताइए, फरमाइए, बड़ी अहम वजारत आपने बताई कि आपके हिस्से में आई है, क्या तरजीहात होंगी, किस तरीके से आप फोकस करेंगे? जी एजुकेशन जो है वो बहुत अहम है और ख़ास तौर पे पिछले 5 सालों में जब ये डिवॉल्व की गई तो बहुत से इश्यूज सामने आ गए कि ख़ास तौर पे मुख्तलिफ सूबे अगर अपने निज़ाम तालीम बनाएंगे तो उनके आपस में रब्त का क्या तरीका होगा, और हायर एजुकेशन के भी बहुत से मसाइल आपके सामने हैं। और इस वक्त मुल्क को आगे ले जाने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग, नेवटेक और मुख्तलिफ जो टेक्निकल इदारे हैं उसके भी फ़रोग देने की बहुत ज़रूरत है। पंजाब में हमने टेक्निकल ट्रेनिंग को फ़रोग देने के लिए काफ़ी काम किया था, वहाँ पर बहुत से प्रोग्राम शुरू किए थे। ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का प्रोजेक्ट था, उसने बड़ी कामयाबी से काम किया। तो हम टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ फ़रोग देना चाहते हैं, हायर एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, उसके मसाइल दूर करना चाहते हैं। और इसी तरह जो बैनर सूबाई तालीम के महकमे में बिलखसूस हम आहंगी नहीं पाई जा रही, यकसा निज़ाम तालीम में जो हम आहंगी नहीं पाई जा रही, उन इस चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलीगुर रहमान साहब, जो ये फरमा रहे थे कि उनकी तरजीहात होंगी कि एजुकेशन में इस्लाहात की जाएँ और पाकिस्तान में जो आला तालीम है उसके लिए मज़ीद मौक़े पैदा किए जाएँ। इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। MQM ने यहाँ ऐलान किया कि वो मरकज़ में अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो सिंध असम्बली में भी अपोजिशन की सियासत करेंगे और जो हुकूमत के वो काम जो वो अच्छा समझते हैं, सूबे के लिए अच्छे हैं, उनके लिए तो वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो जहाँ पर वो देखेंगे कि सिंध हुकूमत आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रही, वहाँ पर वो सिंध हुकूमत को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो तनकीद होगी वो एक पॉजिटिव एंगल से वो तनकीद करेंगे। दूसरी जानब ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से कोशिश की जा रही है कि MQM भले इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पर बैठी है लेकिन मुस्तकबिल में उनको हुकूमत साजी में शरीक किया जाए, क्योंकि सेनेट में भी MQM की 23 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये चाह रही है कि वो सूबे में भी उनके साथ ताउन करे और मरकज़ में जहाँ वो अपोजिशन करेंगे तो MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाए और जो एक मस्बत तनकीद है उसको वो इस तरीके से करें कि हुकूमत के लिए वो एक जहाँ पर हुकूमत ऐसा लगे कि काम सही नहीं कर रही उसको रोकने में वो उनके साथ दे। अब और भी ये भी इस तरह की भी इतलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि वो ऐसे मंसूबे लेके आएगी सिंध में जो नज़र आए लोगों को कि तरक्याती काम हुए हैं, क्योंकि ये इन इलेक्शंस के बाद तमाम सियासी जमातों में इस बात के हवाले से एक आगही ज़रूर आई है, एक ये तासुर आया है, एक परसेप्शन है कि परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे नेक्स्ट इलेक्शन और जो हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी उसको वो यकीनन अवाम वोट नहीं देंगे। इसलिए एक बड़े तरक्याती मंसूबे का भी ऐलान किया गया है। सर्कुलर जो है रेलवे का ऐलान किया गया है कराची में, ये तकरीबन 250 अरब रुपए का मंसूबा है और ये कहा जा रहा है कि ये 5 साल में
मुकम्मल होगा, लेकिन कराची के शहरियों को जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत है वो इस तरह से मुयस्सर होगी कि ये एक बड़ा जो मसला है इसका हल निकलेगा। इस वक्त साजिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर MQM के। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी साजिद साहब, पहले तो ये बयान फरमाइएगा कि आज नई काबीना का ऐलान हो गया, नवाज शरीफ साहब ने कर दिया, किस तरह से आप देखते हैं इस हुकूमत साजी को और किस तरह का रोल होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा रोल इंशाल्लाह पॉजिटिव अपोजिशन का रोल हम अदा करेंगे गवर्नमेंट में रहते हुए, और बहुत खुशआइन बात है कि नई काबीना ने हल्फ उठाया है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत से पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता कई अदवार से मसाइल हैं, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, रेलवे का मसला है, PIE का मसला है, स्टील मिल का मसला है, तमाम इदारे हो गए हैं। अल्लाह करे कि इस हुकूमत के इस दौर में ये तमाम इदारे स्टेबल हो जाएं, पाकिस्तान स्टेबल हो और यहाँ लोगों के मसाइल हल हों। जहाँ तक रही नई काबीना की बात की, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नई काबीना के मिनिस्टर्स हल्फ उठाएंगे वो अपने अपने शोबों के अंदर बेहतरीन और वेल अंदाज में अपने जॉब में को अच्छे अंदाज में परफॉर्म करेंगे, ताकि अब जो शोबे इनको मिले हैं, जो मिनिस्ट्रियाँ इनको मिली हैं, उस मिनिस्ट्रियों के अंडर में जो इदारे आते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और पाकिस्तान तरक्की करे। साजिद साहब, हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ इस वक्त शर्जील मेमन जो सिंध के वजीर इत्तलात हैं वो भी मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम मेमन साहब। जी शर्जील साहब, आज आपकी हुकूमत ने ये ऐलान किया है सिंध में जो सर्कुलर ट्रैक का मंसूबा है तकरीबन 250 अरब रुपए की लागत से वो मुकम्मल होगा। ये बताया जा रहा है कि ये 2009 में इसकी अप्रूवल हुई थी, लेकिन अगर उस वक्त ये मंसूबा शुरू किया जाता तो इसकी कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब इसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आएगी। देखिए जी, लोग बिल्कुल लोगों की आदत है बातें करना, लेकिन इशू ये है कि सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने, हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, सिंसियरली एफर्ट्स लिए, लेकिन उसमें फेडरल गवर्नमेंट की भी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट थी, सॉवरेन गारंटी और लीगल इशूज जो है फेडरल गवर्नमेंट से प्रिटेंड कर रहे थे। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद अब हम फाइनली इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम इस प्रोजेक्ट को चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है वो अराउंड 43 किलोमीटर जो है उसकी लेंथ है, और 43 किलोमीटर पे ये प्रोजेक्ट सर्कुलर रेलवे ये बन रहा है, जिसमें अराउंड 7 लाख लोग जो है डेली इस चीज को इससे मुस्तफीद होंगे, और अराउंड 50 पैसा पर किलोमीटर इसके हमने इसका फेयर रखा है, जो कि मुख्तलिफ जो लोग इसको यूज करेंगे उनको वो पे करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से कराची के शहरियों को एक मुनफरिद और अपनी नौकरी का एक बेहतरीन किस्म का तोहफा। अच्छा मेमन साहब, ये बताइए कि ये तो जो अर्बन सेंटर्स हैं उसके लिए यकीनन एक बहुत अच्छा मंसूबा है, लेकिन जो रूरल सिंध है जहाँ से आपकी पार्टी को मैंडेट भी मिला, वहाँ पर भी लोगों के बड़े मसाइल हैं, और जो बताया जाता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत उसका मेयार इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों को पानी भी नहीं है पीने का मुयस्सर, इसके अलावा हेल्थ की फैसिलिटी भी नहीं है और स्कूल्स भी नहीं है। उस हवाले से भी आप कोई मेगा प्रोजेक्ट करने का इरादा रखते हैं? सभी साहब, उसमें हमने जो हमारी गवर्नमेंट के इस बार जो 4 मेजर इशूज पे इस पे हमने फोकस करना है, तो नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, और जो पीने का आपने साफ पानी का कहा, पीने के साफ पानी के लिए प्रीवियस गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की थी मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट की, जिसमें आरओ रिवर्स प्लांट्स आरओ प्लांट्स वो मुख्तलिफ अजला में शुरू किए गए हैं, और कराची में भी लियारी के इलाके में जो है आरओ प्लांट्स लगे हैं, और हम ये चाहते हैं कि पीने का साफ पानी आम तमाम शहरियों को वो मुहैया किया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने प्रीवियस गवर्नमेंट में भी स्टार्ट किए थे, और इस ADP में भी जो है साफ पीने का पानी वो आम शहरियों को पहुँचाने के लिए उसकी वो अवली तरजीब रखा गया है। और अब एजुकेशन और हेल्थ में एक बड़े रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं, और एजुकेशन में लास्ट गवर्नमेंट जो हमारी थी उसमें 6 नई यूनिवर्सिटीज, कैडेट कॉलेजेस फॉर बॉयज। शर्जील साहब, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। शाहजेब कत्ल केस, शाहरुख जतोई और सराज तालपुर को सजाए मौत।
इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजम शाहरुख जतोई और सराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई है। ये एक बड़ा फैसला है। पाकिस्तान में बड़े आदमियों को सजा कम ही मिलती है। सियासी बुनियादों पर सजाएं देने का मामला अलहदा है। ज़्यादातर मुलजम पैसे और असर रसूख इस्तेमाल करके बच निकलते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान बदल रहा है। मकतूल शाहजेब के वालिदैन ने अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फैसला आने वाली नस्लों के लिए है। शाहजेब का फैसला पूरी कौम के बच्चों की हिफाजत के लिए है। इस हवाले से हम बात करेंगे कराची में फैसल सदीकी जो वकील थे, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी सलामुकुम। ये बयान फरमाइएगा कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और पहली दफ़ा फ़ैसला है जिसमें बड़े आदमी के बच्चों को सज़ा दी गई है जो उन्होंने क्राइम किया था। नॉर्मली तो ये बच्चे सारे छूट जाते हैं बाअसर लोगों के। ये बताइएगा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगरचे ये फ़ैसला तो आ गया है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आला अदालतों में अपील जाती है तो जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस रिकॉर्ड करवाए होते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ दिए जाते हैं जिससे वो सज़ा से बच निकलते हैं। इस मुकदमे में क्या सूरत हाल है? देखिए, इसमें सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि हम जो हैं वो कंप्लेनेंट की तरफ से यानी शाहजेब की फ़ैमिली की तरफ से वकील थे। तो हमारा एक काम यही था कि जो यूजुअली होता है इन मुकदमों में कि ये लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं या नहीं छोड़े जाएं, और इसमें भी हमें यही ख़तरात थे बिकॉज़ ये एक ऐसा मुकदमा था जिसमें क्योंकि इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे अक्यूज़ की साइड पे, उन्होंने 4 दफ़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदला और जो आखिरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ थे कि उन्होंने आखिर में सज़ा भी नहीं मांगी। तो इसलिए हमने थ्रू आउट द ट्रायल ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि कोई लूप होल्स ना रहे। और मेरी नज़र में एक जिस मर्डर केस में 2 डायरेक्ट आई विटनेसेस हों, उसके अलावा भी आई विटनेसेस हैं टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस कंफर्म करता हो कि इन्होंने ही गोलियां चलाई थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपेलेट कोर्ट भी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अपहेल्ड करेगा। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि ये भी इतलात आ रही थी कि क्योंकि मुल्ज़मान बड़े बाअसर हैं तो वो कुछ राज़ीनामा करना चाह रहे हैं। राज़ीनामा के लिए लालच की भी कोशिश की जा रही थी, इंसेंटिव दिए जा रहे थे पैसों का, और इसके साथ साथ दबाव भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ उसका हमें अहवाल बताइए कि किस तरह फैमिली ने इसको फेस किया और आपने बतौर वकील क्या देखा? देखिए, ये तो एक पब्लिक सीक्रेट थी कि इस ट्रायल में जो भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था और कोशिश कर रहा था कि ये एक तो ट्रायल ख़त्म हो और इसमें इंसाफ हो, उन सब को थ्रेटन किया गया, इस ट्रायल को हर तरीके से सबवर्ट किया गया। मैं उसकी आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। सारे जो विटनेसेस थे वो अंडर थ्रेट थे। जो 2 आई विटनेसेस थे, हमने उनको 1 हफ़्ते तक सेफ हाउसेस में पुलिस ने रखा, जब भी वो आके एविडेंस देते रहे। इस ट्रायल में कोई 5 से 6 पिटिशन्स फाइल हुई कि इस ट्रायल को रुकवा दिया जाए, जो हमने डिसमिस करवाई। जैसे मैंने बताया, इस ट्रायल में 4 दफ़ा प्रोसिक्यूटर बदला गया और एक दफ़ा तो इतना लाफेबल था कि जो प्रोसिक्यूटर साहब लाए गए वो अक्यूज़ के अपने विलेज से थे। तो हर तरीके से इसमें ट्रायल को सबवर्ट किया गया। और इस फैसले में एक और चीज़ हुई है कि जज साहब ने जो इनिशियल आईओ थे जिन्होंने केस ख़राब करने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ डिफेक्टिव प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन भी वो उन्होंने कहा है कि मैं करूँगा कि उनको भी सज़ा दी जाए या नहीं दी जाए। तो फैमिली भी अंडर थ्रेट थी, विटनेसेस भी अंडर थ्रेट थे, वकीलों को भी थ्रेट थी। तो ये एक बहुत ही मुश्किल हालात में ये मुकदमा चलाया गया। और एक तो ये है कि इसमें बहुत पावरफुल लोगों के बच्चों को सज़ा हुई है, लेकिन दूसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि देखिए, ये जो मर्डर है ये 25 दिसंबर को होता है 2012 को। इसका ट्रायल शुरू होता है मार्च के शुरू में 2013 में और ये ट्रायल ख़त्म हो जाता है जून के शुरू में। ये एक रिकॉर्ड है। इसमें 23 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, 6 डिफेंस विटनेसेस थे और बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको रोकने की कोशिश की गई। तो ये इस तरीके से भी कि इतनी एक तो इंसाफ मिला और इतना जल्दी इंसाफ मिला, ये पाकिस्तान में एक यूनिक चीज़ है।
अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि अब ज़ाहिर है मुल्ज़मान के पास चॉइसेस तो हैं कि वो हायर कोर्ट्स में अपील करें, तो अब ये जो मुकदमा है उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी और फिर अगर वहाँ से भी मुल्ज़मान की सज़ा में कमी ना हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये बताइए कि क्या इस बात का भी इम्कान है कि ये जो सज़ाए मौत है ये आगे जाकर हायर कोर्ट्स में कम कर दी जाए, इसको उम्र कैद में बदल दिया जाए? जी देखिए, एक तो बात ये है कि जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, ये मैंने डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया। जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, देखिए जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के केसेस होते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो अगर फैमिली इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहे तो वो उसकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं होगी। इनके पास 2 राइट्स ऑफ अपील हैं, एक हाई कोर्ट में और फिर एक सुप्रीम कोर्ट में, और फिर एक रिव्यू भी होगा। हाई कोर्ट में अगर ये अपील करते भी नहीं है, जब भी कानून ये रिक्वायर करता है कि हाई कोर्ट को हर डेथ सेंटेंस को ख़ुद से देखना होता है और कंफर्म करना होता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जी, ये भी हो सकता है कि ये जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने इम्पोज किए ये अपहेल्ड हो जाए इसी तरीके से, ये भी हो सकता है कि ये क्विट हो जाए, ये भी हो सकता है कि इनकी सज़ाएं कम कर दी जाएं, और ये भी हो सकता है, एटलीस्ट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि इसमें दोबारा ये ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया जाए रीट्रायल के लिए। ये चारों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि मुझे नहीं लगता कि एक्विटल का कोई भी चांस है। ये मेरी अपनी लीगल राय है। अच्छा फैसल साहब, ये के हवाले से दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये बयान फरमाइएगा कि जो फैमिली है शाहजेब की, अब वो क्या पाकिस्तान में रहेगी या पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी? क्योंकि ये तो एक ऑप्शन मौजूद है, अगरचे जो टेररिस्ट कोर्ट का फैसला है उसमें माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन जो खून बहा है अगर फोर्स किया जाए फैमिली को कोई, तो इस तरीके की तो कोई वारदात डाली जा सकती है। देखिए, वो जो आप खून बहा की बात कर रहे हैं, यानी वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये फैमिली, अगर थ्योरेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो फैमिली का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़, अगर वो पैसे भी ले लें या खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहें, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं होगी, उसको कोर्ट्स नहीं देखते सेंटेंस का वो इक्विटल करने के लिए। जहाँ तक ये बात है कि मेरे ख़्याल में इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं, वो क्या फैमिली हों, वो क्या विटनेसेस हों और वो वकील हों, किसी की डेथ सेंटेंस हुई है तो अब हम सबको तो ख़तरा तो है, लेकिन जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो उसमें आप ये ख़तरे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सदीकी, जो कह रहे थे कि बड़ा ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें बड़ा जल्दी, बड़ा तेज़ी से इंसाफ मिला है मुद्दईयान को, और इस बात का इम्कान नहीं है कि मुल्ज़मान जो हैं उनको कोई रिलीफ मिल सके, क्योंकि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के फ़ैसले हैं उनमें खून बहा या उनमें अगर लवाहिकीन की जानिब से कोई एग्रीमेंट भी हो जाए तो भी रिलीफ नहीं मिल सकता। नाज़रीन, अब हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के हाथों मैच हार गया, उस पर तजिया करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल कादिर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान आज लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के हाथों हार गया। वेस्ट इंडीज़ ने 2 विकेटों से यह मैच जीत लिया। मुकाबला बड़ा सनसनीखेज था, अगरचे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो नाकाम हुई, सिवाय मिसबाह-उल हक जो कप्तान थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग भी हमें अच्छी देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तान 2 विकेटों से ये मैच हार गया। अब इस पर तजिए के लिए मौजूद हैं हमारे साथ अब्दुल कादिर। कादिर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मैच था। पाकिस्तानी शायकीन जो बॉलर्स ने और फील्डिंग ने जो कमाल दिखाया, उससे उस हद तक तो मायूस नहीं हुएंगे जो पहले बैटिंग जो हो रही थी उस वक्त जो मायूसी थी। जी, मेरा ख्याल है आपने ख़ुद बड़ा अच्छा तबसरा कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेज़ करूँगा मिसबाह-उल हक को, द वे ही प्लेड, जिस तरीके के साथ वो टीम को लेके गया, और ये टोटल भी 170 उसकी मेहनत की वजह से हो गया। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ वो हुआ नासिर जमशेद पे। गो कि मैं खुश भी हूँ इस बात के ऊपर कि काफ़ी देर के बाद नासिर जमशेद ने 50 किया और अपने आप को बताया कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब 50 उसके हो गए तो जो शॉट उसने मारा वो शॉट उसको उस वक्त नहीं खेलना चाहिए था। अब बात बनती थी बात कि वो टीम के लिए खेलता।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ 2 प्लेयर जैसे शुएब मलिक ने शॉट जो था वो भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना खेला। असद शफीक का जो थर्ड मैन पे खेलना इस तरह इतना अर्ली ये भी ठीक नहीं था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 200 प्लस पे जाना चाहिए था किसी भी हालात के तहत, तो लेकिन इसके बावजूद भी 170 रन पाकिस्तान ने जो किए, तो पाकिस्तान की बॉलिंग को वैसे ही दुनिया की सबसे अच्छी जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फाइट किया, पाकिस्तान ने उनके 7 प्लेयरों को भी आउट कर लिया, 8वें को भी आउट कर लिया, लेकिन 2 विकेटों से हम हार गए। तो वही आप बोला कि तजिया आपने सवाल के अंदर ही खुद कर दिया था कि जो बैटिंग ने हमें मायूस किया, लेकिन बॉलिंग एंड फील्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो मायूसी थी वो ओपनिंग की थी। 15 पे 3 आउट हो चुके थे, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को ब्लेम करने की बजाय, क्योंकि मैं सुन रहा था दोनों कप्तान ये कह रहे थे कि अगर वो टॉस जीते तो वो फील्डिंग का ही फैसला करते, क्योंकि जो विकेट थी उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था, और जो मॉइस्चर है डेफिनेटली वो फास्ट बॉलर को बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए खेलना, तो ये भी एक फैक्टर था। देखिए असल में ये तो एक हवा सा बना दिया दोनों कैप्टन्स ने। अगर तो कोई बॉल अनसर्टन निकलता, कोई बहुत मूव हो के बार आपने छोड़ा, अंदर आ गया बॉल, आप इधर खेले, ऑफ टर्म पे बहुत चला गया, तो ऐसी सूरत तो हमने नहीं देखी। हमने शॉट अच्छे नहीं सिलेक्ट किए, इसलिए हमारी 3 विकेटें गिर गई, लेकिन उस डैमेज को कवर किया। ये एक अच्छी बात थी कि वो जिस तरह पहले अगर 3 विकेटें गिरती तो पूरी एक लाइन लग जाती थी, आज एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रही थी। इसीलिए तो मैं नासिर जमशेद को प्रेज भी किया, और इसीलिए मैं उससे नाराज़गी का भी इजहार किया कि उसने अपने 50 रन के बड़ी ज़बरदस्त वो उस वक्त उसने कंट्रोल किया जो डैमेज हो रहा था। 3 आउट हो गया, मैं मिस बने, और उसने कमाल बैटिंग की, और 50 जैसे ही उसने किया तो उसको ये पता होना चाहिए था कि स्पिन में नारायण एक वाहिद बॉलर है जो बड़ा अच्छा बॉलर है और स्टैब्लिश हो चुका हुआ है कि ही इज़ अ गुड स्पिनर। उसके ऊपर आपको चांस नहीं लेना चाहिए। अगर चांस लेना था तो सिमल के ऊपर ले लेते, लेकिन उसके ऊपर ना लेते क्योंकि मिड ऑफ पीछे थी। लेकिन उसको अपने जो उसका प्लान था उसने उसको अच्छे तरीके के साथ उस प्लान के ऊपर नहीं गया। अगर वो थोड़ा सा रुक जाता और टीम के लिए सोचता तो वहाँ पे एक चेंज हो जानी थी पोजीशन, और फिर नीचे वाले बंदों ने भी, जैसे शुएब मलिक आया, तो अब जो शुएब मलिक ने ऑन पे खेला तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने ये क्या शॉट मारा, आया वो सिंगल का शॉट था क्या? अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि हमारी कौम की ये आदत है, जब हम हारते हैं तो हम कहते हैं कि हम जुए की वजह से हारे हैं और पता नहीं ये स्पॉट फिक्सिंग की वजह से हारी है, और फिर जब आप जैसे प्लेयर जब ये बात करते हैं कि ये जो उसने शॉट मारी तो समझ में नहीं आए कि क्यों शॉट मारी, तो फिर शक जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बताइए कि जो ये स्पॉट फिक्सिंग है ये तो इसने पूरा जो क्रिकेट है उसको बर्बाद करके रख दिया है, तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ये इसके असर से बच सकेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये मिक्स अप ना हो जाए, इस मैच के ऊपर बिल्कुल कोई शक व शुबात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना इसमें कोई मैच फिक्सिंग ना कुछ, मेरी नज़र बिल्कुल नीट एंड क्लीन है इसके बारे में। बाकी रही कि ये इसमें चैम्पियन ट्रॉफी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि जो हमने देखा है कि ये एक ऐसी दलदल में क्रिकेट खेली जा रही है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स कि जिसमें बार बार किसी न किसी एंगल के ऊपर कोई ना कोई शक व शुबात आ जाते हैं। इसमें हमारे भी 3 बहुत बेहतरीन प्लेयर जो हैं वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया हुआ था जितनी बड़ी उनको सज़ा मिली है। तो इस लानत से अल्लाह करे कि ऐसे इसके लिए रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो बन जाएं ताकि इससे जो है क्रिकेट पाक हो जाए। अच्छा, ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग की, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में आगे क्या होगा वो मैं आपसे आगे जाके सवाल करता हूँ। बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं वहाँ पर, तो वो जो शिल्पा सेठी हैं वो भी अपने हस्बैंड के बाद पता चल रहा है वो भी सट्टेबाजी का शिकार थी। ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तो हर बड़ा आदमी इसमें इस जुर्म में शरीक था, लेकिन आईसीसी की जानिब से एक मुकम्मल आंख बंद की गई थी और आईपीएल में ये मामला इतने अरसे से जारी था। क्या वजह है कि जो इंडिया सब कुछ करके भी उसको कोई कुछ नहीं कहता और हम थोड़ी सी भी गलती करें तो पूरी तरह जकड़े जाते हैं? अब ये आईपीएल में जो सारा स्कैंडल आया, पहले तो इस पर कमेंट फरमाइएगा और फिर ये ज़रूर बयान कीजिएगा कि आप समझते हैं कि आईसीसी कोई इसमें डिसाइसिव स्टेप लेगी जो अमेरिका में ये सारी इंडिया में जो सारी सट्टेबाजी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका नॉलेज माशाल्लाह इतना अच्छा है कि मेरा ख्याल आपको किसी को सामने बिठाना ही नहीं चाहिए, आपके सवाल के अंदर ही सारे जवाबात होते हैं माशाल्लाह। अब बात आ गई कि अभी मैं कुछ इंडियन चैनल्स देख रहा था 1-2 दिन से, तो वो बिंदु जो कि वो दारा का जो वो बेटा है, उसने तो एक नई एक जो है बुक जो है उसको ओपन कर दिया। उसने कहा कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बेटे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब बात यह है कि क्योंकि तोहमत लगाना ये मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, जब तक वो देखे ना सुने ना, तो मेरा ख्याल बात को इतना बढ़ चढ़ के नहीं बयान करना चाहिए।
लेकिन बात यह है कि वहाँ पे भी जो भी बातें हो रही हैं वो स्पेकुलेशंस के ऊपर है, परसेप्शन के ऊपर है, आइडियाज़ के ऊपर है। बम्बई की पुलिस कह रही है कि शिल्पा सेठी और वो राजस्थान रॉयल वो ओनरशिप है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो सब बहुत बंदे हैं वहाँ पे, जिनको मतलब जो मैं प्रोग्राम्स देख रहा हूँ उसमें तो वो 8-8 बंदे दिखाते हैं, उस पर डिबेट भी दिखा रहे हैं, बहुत बंदे अब इसमें आ गए हैं। देखो बिंदु को भी तो उन्होंने छोड़ दिया ना वक्ती तौर पर, जमानत दे दी है वो, तो वो इस तरह ट्रायल भी कर रहे हैं और छोड़ते भी जा रहे हैं। जैसे वो बंदे की लड़के की शादी थी उसको भी जाने दिया, तो वो जब देख रहे हैं तो इसमें और को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बावजूद इसके कि वो इसमें इन्वॉल्व था, उसकी शादी रुकी नहीं, उन्होंने कहा नहीं शादी होगी। यानी ये एक मैं समझता हूँ कि चलो एक इंसानियत, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है इंडिया में। अगर आप स्पॉट फिक्सिंग में, गैम्बलिंग में पकड़े भी जाएं तो लड़की वालों को कोई इतराज नहीं होता। वो कहते हैं अभी साहब जो हैं बड़े अच्छे काबिले इज्जत आदमी है, इनके साथ बेटी को ब्याह देना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि पाकिस्तान में हो तो वाकई हो सकता है कि शादी भी टूट जाए, तो ये बात भी है। लेकिन अब इसमें यह है कि क्योंकि उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाने की कोशिश की है, उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी इसके ऊपर कुछ, उसने गैम्बलिंग के ऊपर ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट और कानून जो है वो बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, कि सिर्फ़ और सिर्फ मैच फिक्सिंग के ऊपर जितने कॉर्नर हैं उसके ऊपर एक डिबेट करके तो इसके ऊपर ऐसे कानून बनाए जाएँ कि आइंदा कोई मैच फिक्सिंग वगैरह ना हो सके। अच्छा, ये क्रिस गेल का भी नाम आया, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि आईसीसी ने कोई इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया हो। तो अब जो वहाँ पर बाकायदा तहकीकात हैं, पुलिस की तहकीकात है, उनमें प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंटरनेशनल जो क्रिकेट सबसे अच्छा सवाल कर दिया आपने। देखिए आईसीसी जब से बना है, एंटी करप्शन यूनिट जब से बना है, 10 साल 20 साल जब से बना है, आज तक उन्होंने कोई केस नहीं पकड़ा। जब भी कोई पकड़ा वो लोकल ने अपने जैसे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जब भी इंडियन ने, उसकी पुलिस ने पकड़ा, इंडियन की पुलिस ने ही क्रोनियो को, पता नहीं कितने प्लेयरों को बाहर के उनको सारा कटहरे में खड़ा किया। इसी तरह हमारे प्लेयरों को भी उधर इंग्लैंड वालों ने वो सारा किया जो भी। तो मैं ये समझता हूँ कि एंटी करप्शन यूनिट को जो आईसीसी है उनको थोड़ा सोचना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तानी जो हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है इसको कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। खैर मैं अब दोबारा ये चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ लेके आऊँगा, क्योंकि ये इस वक्त गेम हो रही है। अब अगले जो मैचेस हैं, क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या आप एडवाइस करते हैं, कौन सा एरिया है जिस पे इनको ज़्यादा फोकस करना होगा? जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आज जिस तरीके के साथ पाकिस्तान की टीम एंड में 2 विकेटों से सिर्फ हारी है, तो मुझे उम्मीद है और मैं ये उम्मीद रखता भी हूँ थिंक टैंक से कि वो अपने प्लेयरों को उठा के रखें। उन्हें कि कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ा करीब जाके आप हारे हो, ठीक है एक दिन बुरा भी आ जाता है, इस तरह की बातें उनके साथ, प्लेयरों के साथ करें और आप स्टिल यू आर द बेस्ट। इस तरह की मोटिवेशन, इस तरह का एक एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन उनके दिमागों में, दिलों में डालें। पर आगे अब जो दोनों मैचेस हैं, दोनों मैचेस टफ हैं, इंडिया के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ, तो दोनों टफ भी हैं और दोनों ही जीत की शक्ल में ही हम ऊपर आते हैं। लेकिन हमारी पोटेंशियल जरूर है। मैं समझता हूं कि लोगों को जरूर दुआ करनी चाहिए, हमारी टीम। अच्छा, मैं दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी प्रोफेशनल राय जानना चाहूँगा। इंडिया के साथ जो मैच होगा, आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान भले सारा टूर्नामेंट हार जाए, इतना अफसोस नहीं होता अगर आप इंडिया से हार जाएं। असल में देखें, ऑन पेपर तो इंडिया की क्या बल्कि दुनिया की कोई टीम भी पाकिस्तान की टीम का मुकाबला नहीं करती है, ख़ास तौर पे जो जैसी वहाँ पे अब ड्राई विकेटें बनी हुई हैं। जब हम खेलते थे ड्रिजलिंग होती थी, बॉल सीम करता था, ग्रीन टॉप विकेट होती थी, अब बहुत मुख्तलिफ है। ये विकेट जो है ये इंडियन को भी सूट करती है और पाकिस्तानीज़ को भी सूट करती है, क्योंकि दोनों के अंदर रन्स बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर ड्राई विकेट हुई, जैसे इंडिया ने अभी 302 मरतबा किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं। हम फिर बॉलिंग में इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमें ऑन पेपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारी तो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है बैटिंग में खास जी, वही हमारे सामने आती है। एंड आई होप कि ना इंडिया के पास कोई ऐसे बॉलर हैं कि जो किसी को मतलब ज़बरदस्ती आउट कर दे। पाकिस्तान के पास वो बॉलर हैं कि जो ज़बरदस्ती आउट कर सकते हैं, जो किसी भी बैट्समैन को डिफेंस करते हुए आउट कर सकते हैं और ऑफेंस करते हुए उनको। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो हमारा बैटिंग स्क्वाड है, आप समझते हैं इसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए इंडिया के साथ जब आप मुकाबले में जाएं? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसा हो जाए कि मिसबा जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि उसकी टेक्निक, उसको ओवर भी ज़्यादा चाहिए होते हैं और उसकी टेक्निक भी ऐसी है कि वो स्टे करता विकेट के ऊपर। अगर वो नंबर 3 के ऊपर आए और हफीज़ को बेशक वो नंबर 4 पे कर दे और उसके साथ वो 5 पे आ जाए, सईद वो जो है अपना
वो लड़का जो छोटा, उसका नाम भूल गया, असद शफीक, अगर वो 5 पे आ जाए तो कम से कम वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के 1 विकेट गिरेगी और मिसबा कैरी करेगा दूसरे प्लेयरों के साथ एंड तक। तो ये इस बात का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। आज भी अगर मिसबा के साथ वो नासिर जमशेद थोड़ा सा रुक जाता या उसके साथ थोड़ा शुएब भी आ जाता तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि वी कुड हैव जो स्कोर मोर देन। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, जो ये कह रहे थे कि इंडिया के साथ जब मैच हो तो जो कप्तान मिसबा उल हक हैं उन्हें बैटिंग ऑर्डर में पहले आना चाहिए, क्योंकि उन्हें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और फिर इसके साथ साथ वो एक अच्छी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब अगले हफ्ते सोमवार को आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।